स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग इंटरमीडिएट ज्योग्राफी के 2026 एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उसका हम लोग व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम लोग 32 प्रश्न लगभग कर लिए थे, 32 या 33 प्रश्न। उसके आगे के प्रश्न को हम बढ़ाएंगे, तो आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 से इसको क्लियर करना था। 33 तक शायद पिछला दिन हम लोग कर लिए थे, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 34 से। आज हम लोग इसके व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो पूरे दुनिया की बात हो रही है। तो पहली जो रेलगाड़ी है वो 27 सितंबर 1825 ईस्वी को चली थी। तो 1825 इसमें सही जवाब होगा और डेट भी आप लिख लीजिए 27 सितंबर 27 सितंबर 1825 ईस्वी को विश्व में पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी चली। पब्लिक रेलगाड़ी, पब्लिक रेल जिसको बोला जाएगा, ये सार्वजनिक रेलगाड़ी चली। पब्लिक रेल जिसको बोला जाएगा ये चली। तो 27 सितंबर 1825 हमें याद रखना है और ये इंग्लैंड में चली थी। पूछ देगा कि विश्व में जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी दुनिया के किस देश में चली, तो इंग्लैंड में चली। ये आप इसमें दूसरा आप इसमें कर ले सकते हैं, इंग्लैंड में चली। क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी और उस समय नए नए मशीनों का, यंत्रों का निर्माण हुआ था और वो स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। स्टॉकटन और डार्लिंगटन ये दोनों इंग्लैंड का एक स्थल है। तो ये स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच जो है दुनिया में सबसे पहले सार्वजनिक रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 ईस्वी को चली थी। और ये जो स्टॉकटन और डार्लिंगटन है यह इंग्लैंड का ही दो शहर है। तो इस दोनों शहर के बीच सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी, सार्वजनिक रेलगाड़ी चली थी। उसके बाद विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, यानी सबसे घना रेल तंत्र, यानी रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपको यूरोप में ही पाया जाता है। ये रेलवे का सबसे जो सघनतम रेल तंत्र है, यानी हम कह सकते हैं इसको कि डेंस मीन्स हो गया घना। तो डेंसेस्ट रेलवेज जो है दुनिया में अगर माना जाए तो यूरोप में ही पाया जाता है। यानी यूरोप में समझिए कि रेलवे का बहुत बड़ा एक जाल जो है बिछा हुआ है। और चूँकि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले
इंग्लैंड में रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 ईस्वी को चली, सार्वजनिक रेलगाड़ी। तो इंग्लैंड भी जानते हैं कि जैसा कि यूरोप में है, और जब इंग्लैंड में रेलगाड़ी चलेगी तो यूरोप के और जो कंट्री होंगे चूँकि उसके पड़ोस में होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, इसका प्रचार प्रसार होगा और जागरूकता आएगी बगल के पड़ोसी देशों में। तो यूरोप में ही स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा रेलवे डेवलप करेगा। तो आज के समय में भी विश्व का सबसे जो सघनतम रेल तंत्र है, डेंसेस्ट रेलवे जो है, वो आपको यूरोप में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने 34वें और 35वें प्रश्न को देखा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो भारत में जो जनगणना है वो हर 10 साल पर ये जनगणना होती है और सेंसस होता है। तो ये जो भारत में जो सेंसस होता है इसका महान विभाजक वर्ष का मतलब है कि ये 1921 ईस्वी को माना जाता है महान विभाजक वर्ष। तो विभाजक वर्ष का सेंस आप समझिए इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए कि आपको 1921 में हुआ, फिर 10 साल के बाद 1931 में हुआ जनगणना, या फिर 1941 में होगा, फिर 10 साल के बाद 1951 में होगा, फिर 10 साल के बाद 1961 में होगा, फिर 10 साल के बाद 1971 में होगा। यानी हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो इसमें से 1921 में जो जनगणना हुई थी उसमें अब चूँकि मान लीजिए कि 10 साल पर जनगणना हुई, 10 साल पर अगर सेंसस होता है तो तो हमें पता चलता है कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वह कितना ज़्यादा बढ़ा। तो अब इसमें देखना होगा कि अगर हमारा मान लीजिए कि ये आप दो देखिए 1951 से 61 हम देखते हैं, एक तरह से हम मन में इसको सोच के चलते हैं। 1951 से 61 तक का हम बात करते हैं कि इस 10 साल में मान लीजिए कि अगर 2% आबादी बढ़ रहा है, किसी 10 साल में 2.5% आपका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि डेथ रेट भी देखा जाता है कि आखिर कौन सा 10 साल है जिसमें लोगों की सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई, यानी डेथ रेट यानी मृत्यु दर अगर बहुत ज़्यादा हो और जन्म दर हमारा कम हो, तो स्वाभाविक है कि उस 10 साल के बीच में जो हमारा जनगणना हर 10 साल पर जिस रफ्तार में वो ग्रो कर रहा है, जिस तरह से वो बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगी, जन्म दर कम हो जाएगा, तो किसी साल में क्या होगा कि हमारा जो जनसंख्या, हमारा जो पॉपुलेशन है वह उस 10 साल में और साल की तरह जो है उस रेशियो में वह आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी वजह से 1921 ईस्वी में क्या होता है, ये धीमी वृद्धि दर है और उच्च मृत्यु दर है। 1921 को क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें धीमी वृद्धि दर है। धीमी वृद्धि दर का मतलब है कि बहुत इससे 1921 का मतलब है कि 1911 में पहले हुआ, तो 1911 और 1921 के बीच जो बीच में 10 साल हुआ उसमें जनसंख्या में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई। और धीमी गति से वृद्धि का क्या कारण है, तो इसका कारण जो है कि अधिक मृत्यु दर, यानी इस 10 साल में लोगों की मृत्यु अधिक संख्या में होती है। उस समय आप सोच सकते हैं 1911 से 1921 के बीच में हमारा जो देश था वह ब्रिटिश शासन के कब्जे में भी था। 1947 में हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए ये धीमी वृद्धि दर देखा जा रहा है 1921 ईस्वी में। और क्यों देखा जा रहा है, तो अधिक मृत्यु दर है, डेथ रेट ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा मेडिकल उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा जो है उस समय का जो ब्रिटिश सरकार है वह लोगों के हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इसके कारण लोग अधिक मर रहे हैं। तो अधिक लोग जब ज़्यादा मरेगा और जब वृद्धि कम होगी तो स्वाभाविक है कि उस साल जनसंख्या वृद्धि का जो रफ्तार है वो कम होगा। तो इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। और अधिक मृत्यु दर का एक मेन कारण क्या है, इसी समय आपको महामारी फैलती है।
आपको पता है कि आपको यहाँ महाराष्ट्र में आपको प्लेग जैसी महामारी जो है वो फैलती है, ये इसी दरमियान फैलती है। और भी कई महामारी का सामना, जैसे अभी कोरोना आया महामारी, तो उस टाइप का कुछ महामारी जो है उस समय आती है जिसके कारण अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है और जो वृद्धि है वो कम रहती है। धीमी कर लीजिएगा, इसको धामी लिखा गया, धीमी वृद्धि दर। तो इस तरह से हमारा भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ दिया आपको वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट टाइप आंसर में, तो आप लिख सकते हैं कि धीमी वृद्धि दर और अधिक मृत्यु दर, और इसका कारण क्या है? महामारी। तो इसी को आप अपने भाषा में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका भी उत्तर आपका हो जाएगा। तो परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। परिसंचरण को अगर देखा जाए तो सर्कुलेशन उसको हम कहते हैं। तो परिसंचरण इस सेंस में होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसको हम परिसंचरण कहते हैं। तो ब्लड का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर चूँकि ब्लड का कहीं कोई चर्चा नहीं है तो ये मार्ग का चर्चा है। 3 तरह का मार्ग दिया है, एक सड़क मार्ग, एक रेल मार्ग और जल मार्ग। तो ये जो है धमनियाँ, ये धमनियाँ क्या है कि इन तीनों मार्गों से क्या होता है कि हमारा परिवहन होता है। परिवहन के ये साधन है। सड़क मार्ग से भी परिवहन होता है, लोग यातायात करते हैं। रेल मार्ग से भी लोग यातायात करते हैं और जल मार्ग, सीप से भी लोग यातायात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है क्या है? परिसंचरण की धमनियाँ हैं। जिस तरह से ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता है तो परिसंचरण कहते हैं। तो यहाँ परिसंचरण को हम परिवहन भी कह सकते हैं कि परिवहन की धमनियाँ। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, ये तीनों सही है, इसलिए डी इसका ऑप्शन इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये डी वाला हमारा सही हो जाएगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो संस्थापक है वो आपको फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। ये रैटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक, फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, रैटजेल को कहा जाता है। और ये जो रैटजेल है ये आपको क्या किया था? मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत किया था। ये क्या किया था? मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत किया था। पर्यावरण का मतलब आप जानते हैं। पर्यावरण का मतलब ये होता है कि मानव, जैसे मान लीजिए हम मानव है तो हमारे चारों ओर जो भी हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं या जो कुछ भी है, जीव जंतु है, तो ये, उसके बाद मिट्टी है, आकाश है, तो ये सभी क्या है? हमारे पर्यावरण है। यानी जिस आवरण से हम लोग घिरे हुए हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो मानव और जिस पर्यावरण में रहता है तो उस मानव का उस पर्यावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन आपको रैटजेल ने प्रस्तुत किया था। और इसी वजह से ये फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद चलिए, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि आखिर ये किससे संबंधित है। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये आपको ए और बी दोनों से संबंधित है। यानी मानव भूगोल से भी संबंधित है और भौतिक भूगोल से भी संबंधित है। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है। तो ये जो क्रांति है ये 1950 और 1960 के दशक में हुई थी। ये वैज्ञानिक क्रांति है और इसका जो जनक है वह अमेरिकी भूगोलवेत्ता है आर
बर्टन इसके जनक हैं। इसके मात्रात्मक क्रांति के जनक कौन है? मात्रात्मक क्रांति के जो जनक है उनका क्या नाम है? उनका नाम है आपका ये भूगोलवेत्ता है आर बर्टन। ये इनका नाम है आर बर्टन। ये क्या है? अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। जैसे इतिहास जानने वाले को इतिहासकार कहते हैं, उसी तरह से भूगोल के जो विद्वान होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो ये आर बर्टन जो है ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, यानी अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने ही मात्रात्मक क्रांति को प्रारंभ किया था और 1950 से 60 के दशक में किया था। ये जो क्रांति हुआ था ये 1950 से 1960 के दशक, ये 10 साल हुआ, 10 साल का दशक होता है। तो 1950 से 1960 के दशक में यह क्रांति हुई थी। तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मात्रात्मक क्रांति के जनक कौन थे। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसके जो जनक थे ये आपको आर बर्टन थे और ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। और ये जो क्रांति है 1950 से 1960 के बीच में हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखिए तो आप जानते हैं कि जो पहला स्थान है दुनिया में, पहला स्थान किसका है जनसंख्या की दृष्टि से? चीन का है। इसलिए 2 नंबर पर हमारा भारत है और दूसरा जो स्थान है वो किसका है? भारत का है। लगभग 140 करोड़ भारत को पार कर रही है भारत की जनसंख्या और उससे अधिक चीन की जनसंख्या है। तो इस तरह से हमारा जो 40 का आंसर होगा वो बी होगा। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, जमीन के मामले में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। यानी ज़मीन के मामले में देखा जाए तो दुनिया में हम 7वें सबसे बड़े ज़मींदार हैं। हमारा भारत जो है दुनिया में 7वां सबसे बड़ा ज़मींदार है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ी आबादी जो है वो भारत में पाई जाती है। तो इस तरह से क्षेत्रफल के दृष्टि का मतलब है कि ज़मींदार आप कह सकते हैं। यानी इस देश के पास जो ज़मीन है इससे अधिक ज़मीन कितने देशों के पास है? तो दुनिया के और 6 देशों के पास भारत से अधिक ज़मीन है। तो ज़मीन के हिसाब से हमारा 7वां स्थान है। क्षेत्रफल, ज़मीन का ही क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। उसके बाद प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। जो प्रवासी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसे अप्रवासी कहा जाता है, इमाइग्रेंट कहा जाता है। अप्रवासी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को अप्रवासी कहा जाता है। और एक यहाँ दिया है उत्प्रवासी। तो अगर कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, परमानेंट बसने के लिए अगर जाता है तो उसको उत्प्रवासी कहा जाता है। यानी एक स्थान को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा
जाता है। तो ये उत्प्रवासी होता है, जो एक स्थान को पूरी तरह से छोड़ दिया और फिर कहीं अलग जा कर के बस गया, तो वैसे लोगों को हम उत्प्रवासी कहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोज़गार के लिए या अपने पढ़ाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जो फिर अपने पुराने स्थान पर आएंगे, तो ऐसे लोगों को आप्रवासी कहते हैं। तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं आप्रवासी, और एक स्थान को छोड़ कर जाने वाले व्यक्ति को हम उत्प्रवासी कहते हैं। तो आप्रवासी और उत्प्रवासी में जो अंतर है इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? यानी पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसका कितना प्रतिशत भाग एशिया महादेश में निवास करती है? तो हमारा 42 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 60%। 60%। सोच लीजिए कितना घनी आबादी हमारे एशिया महादेश का है। ये 2022 तक का आंकड़ा है, ये 2022 तक का डाटा जो है दुनिया के आबादी का, दुनिया के जनसंख्या का, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर 100 लोग रहते हैं तो 60 लोग सिर्फ एशिया महादेश में रहते हैं। तो इतनी सघन आबादी वाला, सघन जनसंख्या वाला हमारा महादेश है एशिया महादेश। इतना अधिक सघन आबादी किसी देश में नहीं है। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन में सीधे हमें क्या करना है, उसका जवाब दे देना है। तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो खनन नगर का मतलब होता है कि आपको झरिया से भी आप जानते हैं कि खनिज का खनन किया जाता है। रानीगंज से भी खनिज का खनन किया जाता है, कोयला वगैरह का। और खेतरी ये राजस्थान में है, यहाँ से भी आपको धातुओं का खनन किया जाता है। लेकिन पटना जो है हमारा, यहाँ से किसी प्रकार का खनन नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का खदान हमारे पटना में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आप निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो पटना को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। सिंगरेनी है। सिंगरेनी क्या है? तो सिंगरेनी के बारे में आप जान लीजिए। ये जो सिंगरेनी है ये तेलंगाना राज्य में है भारत के, और ये एक पर्यटक नगर है या खनन नगर है। इसको हम खनन नगर हम इसको कह सकते हैं। ये खनन नगर है, ये खनन नगर है। और ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना आप समझ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से ही आपको कट करके और एक राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। और वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है सिंगरेनी। सिंगरेनी एक गांव है, और ये आपको एक तरह से कहा जाए तो कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। इससे किस चीज़ का खनन होता है? कोयला का खनन होता है। कोयला खनन के लिए ये गांव जो है ये प्रसिद्ध है, सिंगरेनी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते हैं या आप इसको देखते नहीं हैं तो फिर जो है आपको परेशानी हो जाती है एग्ज़ाम के समय में। और चूँकि है क्या कि आपको हम जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जितना आपको हर सब्जेक्ट में जितना हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पढ़ा दे रहे हैं उसको हर हाल में वीडियो को आप रिपीट करके देखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि इससे बाहर कुछ पूछना नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, वो पता चलेगा आपको जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तब। तो रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई जो है वह अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर और नवंबर में रबी फसल की
बुआई होती है। और इसमें रबी फसल में आएगा क्या, तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब आएगा। रबी फसल में क्या क्या आएगा यहाँ लिख लीजिए। इसमें आ जाएगा आपको गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब जो खेती है इसकी बुआई की जाती है कब, ये ठंडा के समय में इसकी बुआई की जाती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी बुआई की जाती है। गेहूं का, जौ का, मटर का, चना का, सरसों का, और भी कई फसलें हैं, लेकिन आपको समझ के लिए एक बताया गया है कि इसी को रबी फसल हम कहते हैं। और इसकी जो कटाई है, आपको पता है कि लगभग मार्च अप्रैल के महीने में इसकी कटाई की जाती है, बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में ये तो बुआई हो गया। और कटाई अगर आप देखिएगा तो इसकी कटाई जो है, इसकी जो कटाई है वो बसंत ऋतु में होती है, बसंत ऋतु में होती है। बसंत ऋतु मतलब मार्च से अप्रैल माह में, मार्च से अप्रैल महीने में ये गेहूं, जौ वगैरह जो है, या मटर, चना, सरसों है, इसकी जो है कटाई कर ली जाती है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि रबी फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर और नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है। अब पूछ देगा आपको कि अब आज जैसे क्वेश्चन पूछा है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स लोग पूछ रहे थे कि सर खाद्य फसल का नाम बताइए, तो खाद्य फसल का नाम बताइए। तो आप जानते हैं इसको अंग्रेजी में हम फूड क्रॉप बोलते हैं। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन समझ में नहीं आने से कन्फ्यूजन होता है। अब उसमें अच्छे अच्छे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि सर कौन ऐसा फसल है जिसमें खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए ये इसको खाद समझ रहे हैं, जबकि ये फूड क्रॉप है। फूड मतलब वैसा फसल जिसको हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं। तो सीधी बात है, गेहूँ, चावल, ये सब, सरसों, मटर, चना, ये सब क्या है, सब के सब तो फूड क्रॉप है, खाद्य फसल है। तो ये सब लिखना था। लेकिन ये खाद वगैरह जो हम यूरिया, डाई, पोटास समझते हैं, वो खाद्य को खाद समझ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। और इसी के लिए आपको क्लास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, देखते हैं आज कहाँ तक निकलता है। उसके बाद एक लेक्चर में इसको हम समाप्त कर देंगे। गेहूँ फसल उदाहरण है, अभी बताया है रबी का। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होगी और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खांसी हो गया। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये नीचे था आपका ये पश्चिम बंगाल। उसके बाद चलिए यहीं पर हम इसको आज समाप्त करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर में इसको हम अगले दिन समाप्त कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से नोट्स वगैरह बनाते चलिए। और दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों को जो भी हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको हर चैप्टर का आपको PDF है भी हम व्यवस्था कराने का उपाय लगा रहे हैं, ताकि आपको यहाँ लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके पास एक नोट्स भी होगा, और दोनों को मिला करके जब आप पढ़ेंगे तो आपकी पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। चलिए आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं।